Namaskar. Welcome to Life Express. Today, the world is looking at India, and India is looking at the world with its age old conviction of Vasudhaiv Kutumbakam, meaning the whole world is our family. वैसे देखा जाए तो हमें वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का नारा लगाते लगाते बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है और भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने आज तक किसी पे भी ना ही कोई आक्रमण किया और ना ही कभी राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व और संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन संस्कृति एवं फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज हाहाकार मचा हुआ है। कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस, कहीं एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है तो कहीं फूड क्राइसिस, कहीं वाटर क्राइसिस है तो कहीं सेंसिटिविटी क्राइसिस। और इन सभी क्राइसिस या संकटों के बीच आज दुनिया एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है ताकि वे शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस आज दुनिया के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है। बट इंडिया हैज़ अ suitable model of living and holistic well-being aimed at creating a better world of peace and harmony. और उस मॉडल को ही आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीवन की सभी समस्याओं का पर्याप्त निदान बताया गया है। और मेरे इस कार्यक्रम लाइफ एक्सप्रेस का उद्देश्य भी आप सभी को इंडियन नॉलेज सिस्टम से रूबरू कराना है जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम एक बार फिर मिलेंगे समाज के एक ऐसे कर्मयोगी से जिन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन हम और आप उससे बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। हमारे विशेष अतिथि का जन्म 5 अगस्त 1961 को हरियाणा के झज्जर जिले के मेहराना नामक गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। More importantly, he did his PhD from the most prestigious MD University Rohtak in history, and it is needless to say that he is a big name today in the field of modern Indian and world history. His academic journey began as an assistant professor at MD University Rohtak and served MD University Rohtak in different responsible positions, including reader and professor. In his illustrious career of more than 3 decades, he has published more than 100 peer-reviewed research papers in national and international journals of high repute. Apart from his academic and administrative acumen, our esteemed guest is empaneled
in several professional bodies in dignified positions like chairman, senior fellow, advisor, member, etc. Here, I should not forget to add that our today's guest has also been felicitated with several prestigious awards at national and international levels like Acharya Ramdev Award, Award of Excellence for Outstanding Contribution to the Institution and Society, etc. Like these, there are so many accolades and achievements to the name of our today's esteemed guest. But in short, I can tell you that he is a blend of modernity and antiquity. He is a blend of knowledge and wisdom. His multi talents and remarkable achievements and contributions to society and sports make him a unique human being. For me, he is not simply a human, rather a superhuman, blessed with all types of righteous qualities and human values. Yes, I'm talking of one and only the great professor, Dr. Jaivir S. Dhankar. Namaskar, sir. Welcome to नमस्कार Life Express. नमस्कार First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. थैंक यू सो मच Sir, as we know from your rich academic profile that you have served Indian academia for more than 30 years in different highly responsible positions. तो एजुकेशन सेक्टर के इतने लंबे अनुभव के बाद क्या लगता है आपको आज के करंट एजुकेशन के बारे में? हाउ डू यू डिफाइन एन आइडियल एजुकेशन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आइडियल एजुकेशन एंड इज दैट पर्पस बीइंग सर्व्ड बाय टुडेज एजुकेशन? क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के जो शिक्षा का ध्येय था, वो ध्येय कहीं ना कहीं उससे हम काफी दूर हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप ये ओवरऑल एक आदर्श शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए या क्या है, और क्या वो जो उद्देश्य या ध्येय थे उनके, क्या वो पूरे हो रहे हैं? प्लीज सर, इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। ओवर टू यू। थैंक यू मैं आपके लास्ट जो स्टेटमेंट है वहीं से शुरू करता हूं जी। आपने कहा कि बहुत दूर हो गए तो मैं एक नेचुरलिस्ट या एक प्रकृतिवादी होने के नाते मेरा मानना ये है कि एजुकेशन की जो ओरिजिन है उसको हमें बहुत पीछे आदिकाल में लेकर के जाना पड़ेगा आदिकाल में जब हमने अपनी किसी सुविधा के लिए अपने भरण पोषण के लिए जो कोई हमने स्किल सीखी है तो एक लाइन गई है वो एजुकेशन की जिसके अंदर हमारा स्किल डेवलपमेंट जिसके अंदर हम अपने मटेरियल एनवायरनमेंट को अपने स्किल इस तरह से हासिल करके अपने भरण पोषण की बात करते हैं दूसरी जो लाइन गई है वो है क्रिएशन ऑफ आइडियाज जो क्रिएशन ऑफ आइडियाज है ये सोसाइटी को आगे लेकर के जाते हैं किसी भी फील्ड के अंदर तो आज यदि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हमारे ही नहीं मानव समाज के एजुकेशन सिस्टम को तो उसके अंदर भी हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए या मटेरियल डेवलपमेंट की तरफ तो बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे लेकिन आइडियाज के डेवलपमेंट की तरफ या दुनिया को किस तरह से देखा जाए किस तरह से हम और अपने जो आत्मिक स्तर को बढ़ा सकें बौद्धिक स्तर को बढ़ा सकें उस तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से ऑल वर्ल्ड के अंदर भी यदि हम नजर डालें तो हमें पाएगा कि सोशल साइंसेज की तरफ ह्यूमैनिटीज की तरफ कम रुझान है और इसको जो स्पॉन्सरशिप है वो भी कम है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए जो स्किल डेवलपमेंट है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान है तो हमने क्या कर लिया है कि हम एजुकेशन को हमने ज्यादातर उसके अंदर डोमिनेट कर दी है स्किल को या हमने उसको डोमिनेट कर दिया इंडस्ट्री के साथ या उसको डोमिनेट कर दिया हमें भरण पोषण के साथ तो भरण पोषण से आगे भी हमारी जिंदगी है यदि ह्यूमन बीइंग हम एज ए ह्यूमन बीइंग सोचते हैं तो हमें आत्मिक और बौद्धिक अपने स्तर को बढ़ाने के लिए हमें जरूरत है समाज के अध्ययन की
हमें जरूरत है ऐसी कलाओं की, ऐसे दर्शन की जो हमें आगे नए आइडियाज दे सके। तो इस संदर्भ में यदि वर्ल्ड ओवर यदि हम देखते हैं तो आज एक डिबेट उठी हुई है, और वो डिबेट है कि रेलिवेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो रेलिवेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज के अंदर हम ये पाएंगे कि किस प्रकार से एक पक्ष तो वो है कि भाई जो उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए उसको अर्न वापस कैसे लिया जाए। एक पक्ष वो है जो बोलते हैं कि भाई इन्वेस्ट इसके अंदर इसलिए किया जाए कि ह्यूमन बीइंग के बौद्धिक स्तर ऊपर हो, इसलिए नहीं कि भाई इससे कुछ अर्न करके वापस ले ले। तो ये जो एक तरह से एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्यादा से ज्यादा समाज या स्टेट्स जो हैं वर्ल्ड ओवर, सभी स्टेट्स का एक उद्देश्य नजर आता है कि भाई वो इन्वेस्ट करे और उसमें से कुछ अर्न किया जाए, जबकि रियल जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किस प्रकार से नए आइडियाज क्रिएट हों। क्योंकि हमेशा स्पॉन्सरशिप से हमें नए आइडियाज मिले, चाहे वो रेनेसां रिफॉर्मेशन के टाइम पर हम देखते हैं किस प्रकार से सिटी स्टेट्स ने उनको स्पॉन्सर किया और कैसे वो आगे बढ़े थे। चाहे वो आज के समय में यदि हम देखें कि जर्मनी के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर जर्मन यूनिवर्सिटीज टॉप पर थी, अब 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में यदि हम जाते हैं तो पाएंगे किस प्रकार यूएस जो यूनिवर्सिटीज टॉप पर है। क्योंकि यूएस के अंदर यदि जो स्पॉन्सरशिप है वो यूनिवर्सिटीज को इस रूप में दी जाती है कि वो आइडियाज क्रिएट करें, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करें, और उसको उन आइडियाज को और उन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो वर्ल्ड के ऊपर अपना एक तरह से पहचान बना पाए। तो जहां तक मेरा ख्याल है वो ये है कि इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। आइडियाज क्रिएशन के लिए एक सेपरेट हो, जैसे अपनी भारत सरकार ने एक प्रयास किया है इसके अंदर IISER का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, ये 5 स्थापित किए थे शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पर स्थापित हुए थे। और इनका पर्पज यही था कि किस प्रकार से हम साइंटिस्ट, आइडिया क्रिएटर्स और फैकल्टी को हम उसके अंदर डेवलप करें। वो किसी इंडस्ट्री की नीड्स पूरी करने के बजाय हमारी सोसाइटी के इन नीड्स को पूरी करें कि आगे कैसे बौद्धिक स्तर जाए, किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी अवेलेबल हो पाए, क्योंकि इसका बड़ा भारी क्राइसिस है फैकल्टीज का पूरे इंडिया वाइड। तो ये मेरा मानना है कि इस दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। सोसाइटी को 100% स्पॉन्सर तो करना पड़ेगा यदि आइडिया क्रिएशन की बात है तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और साथ ही आपने ये जो कहा कि लिबरल आर्ट्स या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर आजकल बहुत कम एम्फसिस मतलब हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें ये करना पड़ेगा, अगर हमें ये बच्चों को सिखाना है हाउ टू लिव, क्योंकि अभी तक की जो शिक्षा है वो हमें सिखा रही है हाउ टू मेक अ लिविंग, वो ये नहीं सिखा रही है हाउ टू लिव। वो जीविकोपार्जन के ऊपर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, कैसे जिया जाए उस पे नहीं। तो आपने सही कहा, आत्मिक स्तर पे ये ह्यूमन वैल्यू, जीवन मूल्यों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ूँगा सर, और जैसा कि मैं आपके प्रोफ़ाइल से जान पा रहा हूँ कि when I looked at your work, I find that you have made immense contributions to the field of history. So here we would like to know what history is for you. How do you define history from idealistic perspective? क्योंकि इसको लेकर के कई प्रश्न लोगों के मन में रहते हैं, and at the same time we would like you to give some reflections on what is the validity or authenticity of historical facts. क्यों हिस्ट्री अपने रूप में नहीं आ पाती है? People often complain that history is biased, distorted, and is written to suit the needs of contemporary or ruling government. I'm not saying about any particular government, but normally it has been seen. तो क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? जी। मैं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मेरा ये आपके सामने कर्तव्य भी बनता है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके सामने रखूं कि हिस्ट्री की रेलिवेंस हमारी सोसाइटी के लिए क्या है। हिस्ट्री मेरे लिए हिस्ट्री एक सेंस है, जैसे जिस प्रकार से कॉमन सेंस होते हैं ऐसे हिस्ट्री एक सेंस है। यदि हम उस सेंस को ध्यान में रखते हैं तो हम अपने अतीत को के साथ जो हमें जो ज्ञान मिला हुआ है
उस ज्ञान के आधार पर हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो जब कभी भी हिस्ट्री के जब ओरिजिन हुआ है, तो किसी समाज के अंदर हिस्टोरिकल सेंस है या नहीं है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो आने वाले जनरेशन्स के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अशोकन इंस्क्रिप्शन है। एक तो ये हो सकता है कि अशोका ने एक एडिक्ट लिखा कि भाई ये अशोका ने बनवाया, बस वो उसके यहीं तक सीमित है। और एक उसी के मन में ये बात भी हो सकती है कि इसको आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ के जाऊं, ताकि उनको ये इससे लेसन्स मिलेंगे या ऐसा वो पढ़ेंगे कोई लोग। जब हम आने वाली जनरेशन्स के लिए कोई चीज छोड़ते हैं, तो और जिस समाज के अंदर इसे छोड़ने की प्रवृत्ति है, हम उस समाज को कहेंगे कि उसको हिस्टोरिकल सेंस है। और जिस समाज के अंदर ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, तो हम कहेंगे उस समाज के अंदर हिस्टोरिकल सेंस नहीं है। इसीलिए ये एक बड़ा डिबेट का इश्यू होता है कि भाई बहुत सारा लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है, तो उस सारे लिटरेचर को हम हिस्टोरिकल लिटरेचर माने या ना माने। फॉर एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री के अंदर कल्हण की राजतरंगिणी, उसको हम फर्स्ट हिस्टोरिकल वर्क मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये रिफ्लेक्ट होता है कि वो आने वाली जनरेशन्स के लिए इसके अंदर कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं। ऐसा हमारे पीछे जैसे फॉर एग्जांपल महाभारत है या दूसरे एपिक्स हैं या दूसरा लिटरेचर है, उसके अंदर ऐसा नहीं लगता है कि ये कि किसी आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़ के जाना चाहते। वो ऐसा लगता है उसके अंदर कि प्रेजेंट जनरेशन्स को या कंटेम्परेरी जनरेशन्स को वो कुछ एक सबक, एक लेसन देना चाहते हैं, जिससे कि भाई अच्छाई की बुराई पर जीत होती है, इस तरह से बताना। लेकिन फ्यूचर के लिए उसके अंदर, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उनमें नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री है वो हर सोसाइटी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर उसके जीवन का एक हिस्सा है। आप और हम यदि व्यक्तिगत जीवन में देखें, हम अपने रिकॉर्ड्स को सही रखते हैं तो हम जीवन में दुखी नहीं होते हैं। अपने सब तरह के रिकॉर्ड्स हैं, एक स्टूडेंट है उसको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रखने पड़ते हैं। तो इसी तरह से ये हिस्टोरिकल सेंस है एक तरह से। तो दूसरी बात रही इस चीज की कि हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर क्या हो। देखो, जब एकेडमिक डिसिप्लिन कोई डेवलप हो जाता है, तो वो कोई एक दिन में नहीं होता है, उसके शताब्दियां लगती हैं। 19th सेंचुरी के अंदर हिस्ट्री एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में डेवलप हुआ। जब एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए जब कोई सब्जेक्ट डेवलप हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि उसके कुछ कायदे कानून होते हैं उसके लिखने के या उसके विकास के लिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें हिस्ट्री के को समझने के लिए भी एक स्टडी है हिस्ट्री के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी, जिसके मीन्स साइंस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, स्टडी ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। इतिहास को कैसे लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाए, ये चीजें, ये सारा का सारा इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि सोसाइटी के अंदर उस समय के जो तत्कालीन जो समय है, उसके अंदर कैसे समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या धार्मिक दृष्टिकोण है। सपोज मान लीजिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो आपको हिस्ट्री लिखते वक्त रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी की नीड्स हैं, वो सबूत मांगते हैं, वो रेफरेंस मांगते हैं। मैं आपको इसके अंदर एक एग्जांपल दूं तो यदि बड़ा रेलिवेंट सा नजर आएगा कि 50s के अंदर बॉर्नवीटा की एड यदि की गई है, तो उस क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी साइंटिफिक नहीं थी, तो उसके अंदर कहा गया कि इससे एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हमारी माएँ, हमारे जो घर में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होने लगा, तो आज उसको बॉर्नवीटा वालों को उसके केमिकल एनालिसिस करके बताना पड़ता है कि भाई इसके अंदर ये केमिकल्स हैं, इससे की ऐसी ग्रोथ होती है, इससे ऐसी होती है। उसका आर्गुमेंटेटिव एक एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एड उसके लिए थी जो सोसाइटी टेम्परामेंट साइंटिफिक नहीं था, इतनी अवेयर नहीं थी। एक एड उसके लिए सेम प्रोडक्ट की, जो कि इस टाइम पर जिसमें अवेयर है सोसाइटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट है। तो एक तो ये है कि आज का जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री राइटिंग जो है, वो बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी बेस के हम उसको नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें रेफरेंसेस देने होते हैं, जिसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, आर्काइवल रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ से उनको हिस्ट्री को लिखा जाता है, उसको हमने कोट करना पड़ता है, थोड़ा यहाँ क्योंकि पे रोकना चाहूँगा आपको, थोड़ा हम्म, मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पे हम्म, कि हम्म, जो आपने कहा ना कि हिस्टोरियोग्राफी, हम्म, ये एक साइंस है कि हाउ टू राइट हिस्ट्री। तो हम्म, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि क्या जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, तो हम्म, उसमें कोई खास प्रकार के एथिकल कंसिडरेशंस का हमें ध्यान रखना पड़ता है?
या नहीं रखना पड़ता है? कोई कमांडमेंट्स है, जैसे कि एक होता है ना 10 कमांडमेंट्स टाइप के, कि हम्म। आपको इस तरह के डूज़ एंड डोंट्स, मतलब एक प्रेस्क्रिप्टिव नॉर्म्स कुछ ऐसे नहीं हैं नहीं नियम? हाँ, बिल्कुल रखना पड़ता है। दूसरा ये है कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, वो उसको इफेक्ट डालता है उसके ऊपर। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमारा यदि साइंटिफिक टेम्परामेंट है सोसाइटी में, तो निश्चित रूप से साइंटिफिक टेम्परामेंट हिस्ट्री राइटिंग पर भी इफेक्ट डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि भाई यदि मैं कोई बात कोट करता हूं तो मैं बताऊंगा कि होम पॉलिटिकल फाइल 1980 1935 की है, वो आर्काइव्स में रखी हुई है, उसके ये लेटर के अंदर ये चीज लिखी हुई है। तो इसका मतलब मैंने आर्काइवल रिकॉर्ड से एक सोर्स को कोट किया, वहां से मैंने बात कही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है या मेरा जो रीडर है, वो चाहेगा कि मैंने हवा में इमेजिनेशन तो नहीं कर दी, क्योंकि इमेजिनेशन करना तो लिटरेचर का काम है। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री राइटिंग के लिए जरूरी है कि हम रेफरेंसेस दें उसको, और प्रॉपर ऑडियंस को या रीडर को ये समझाएं कि भाई ये हवा में चीजें नहीं लिख दी गई हैं, कोई कल्पना से नहीं लिख दी गई है। वो किया जाता है। फिर दूसरी बात मैं आपके साथ इसमें ऐड करना चाहूंगा, हिस्ट्री जो है वो कंटिन्यूस डायलॉग है बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। ये फेमस हिस्टोरियन है E.H. कार, उन्होंने व्हाट इज हिस्ट्री के अंदर ये कहा है। तब जो प्रेजेंट एंड पास्ट के साथ कंटिन्यूस डायलॉग, ये जो कंटिन्यूस वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो तो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो प्रेजेंट है वो हिस्टोरियन को रिप्रेजेंट करता है। अब हिस्टोरियन 1820s में भी लिख रहा होगा, 1920s में भी लिख रहा होगा, 2020 में भी लिख रहा होगा। अब उस जो हिस्टोरियन है उसका 1820s के अंदर जो माइंड सेट है, वो उस समय की सोसाइटी, उस समय की पॉलिटी, उस समय की कल्चर उसका माइंड सेट डेवलप करती है। वो वैसे ही देखेगा हिस्टोरिकल फैक्ट को, और 1920 में वो अलग तरीके से देखेगा। इसी तरह से 2020 के अंदर वो अलग तरीके से देखा, क्योंकि इन तीन जो हिस्टोरियंस का नाम लिया ना बताया हमने, ये तीनों हिस्टोरियंस अपने अलग अलग 100 साल के गैप में हैं, और 100 साल के अंदर सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर सारा का सारा बदल जाता है। तो उस बदले हुए एनवायरनमेंट का इफेक्ट 100% हिस्ट्री पर पड़ता है। इसीलिए लॉर्ड एक्टन ने कहा कि हिस्ट्री को जो है वो तो फ्यूचर में लिखी जाएगी, कभी हिस्ट्री को कंप्लीट लिखा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हर आने वाली जनरेशन उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी से एक तरह से नींव रख दी ब्रिटिश एम्पायर की। तो वो जो समय था, वो दो कैपिटल के बीच का झगड़ा भी था, एक मर्केंटाइल कैपिटल, दूसरी इंडस्ट्रियल कैपिटल। इंडस्ट्रियल कैपिटल चाहती थी कि लेस इज फेयर, यानी कि फ्री ट्रेड हो, जिसकी लीडरशिप की एडम स्मिथ ने कहा कि भाई ये जो मर्केंटाइल कैपिटल है, मर्केंटाइल जो कंपनी जिनकी मोनोपोली खत्म की जाए। अब ऐसे समय के अंदर कंपनी के हर एक्ट, कंपनी के हर अधिकारी के एक्ट को कंडेम किया जाए, तभी जाकर के फ्री ट्रेड कैपिटल होगा, फ्री ट्रेड इंडस्ट्री व्यापार होगा। तो ऐसी सिचुएशन में रॉबर्ट क्लाइव को ब्लड थ्रस्टी मॉन्स्टर का नाम दिया उसी सोसाइटी ने, जिस सोसाइटी के लिए ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखी। लेकिन 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में एम्पायर एक सबसे बड़ा एक चीज वो होगी, जिसका बड़ा एम्पायर होगा वो सबसे ज्यादा देश वो माना जाएगा। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को उसी सोसाइटी ने, जो अब तक ब्लड थ्रस्टी मॉन्स्टर बोल रही थी, उसको कहा विक्टर ऑफ प्लासी। यानी कि 100 साल के बाद वही रॉबर्ट क्लाइव जो ब्लड थ्रस्टी मॉन्स्टर था, वो 100 साल के बाद विक्टर ऑफ प्लासी बन गया। उसको बड़ा फैन फेयर के साथ पढ़ा जाने लगा, उसके एक्ट्स को लिखा जाने लगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सेम इवेंट को, सेम एक्ट्स को हम 100 साल के बाद डिफरेंटली इंटरप्रेट करते। तो हिस्ट्री को भी डिफरेंटली इंटरप्रेट किया जाता है हर आने वाली जनरेशन्स के साथ। हाँ, इसके अंदर निश्चित रूप से स्टेट जो है, स्टेट हमेशा ही पॉलिटिक्स ऑफ हिस्ट्री करता है। पॉलिटिक्स ऑफ हिस्ट्री मींस वो स्टेट अपने एग्जिस्टेंस को, स्टेट अपने एक्ट्स को हिस्ट्री से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। और इसीलिए हर स्टेट की जो स्पॉन्सरशिप होती है, या स्टेट की जो पैट्रनेज होती है, वो ऐसी हिस्ट्री राइटिंग के लिए होती है जो स्टेट की एग्जिस्टेंस को करेक्ट बताए समाज के सामने, उसको सही बताए, राइटियसनेस के रूप में बताए। इसीलिए चाहे वो
कॉलोनियल पीरियड था तो कॉलोनियलिस्ट जो थे वो इस तरह से हिस्ट्री राइटिंग करने की कोशिश करते थे जिससे कि लगे कि उनका जो कॉलोनियलिज्म, उनका एम्पायर है, वो जस्टिफाइड हो वहां पर। इसीलिए जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी और उसको 3 कैटेगराइजेशन किया। जेम्स मिल ने कहा हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और तीसरा नाम लिया ब्रिटिश इंडिया। उसको हिंदू इंडिया किस लिए कहा? क्योंकि जो रिलीजन है रूलर्स का उसका हिंदू है, इसलिए हिंदू के इंडिया बोल दिया। मुस्लिम इंडिया किस लिए कहा? कि रूलर्स का जो रिलीजन है वो मुस्लिम इंडिया बोल दिया। लेकिन अपने अपने रूल को उसने क्रिश्चियन इंडिया नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उसने कहा कि नहीं, हमारी नजर में हर जो हमारा जो प्रजा है, हमारा जो जनमानस है, वो सारा का सारा हमारी नजर में बराबर है, उसमें किसी भी रिलीजन का हो। तो उसने अपने आप का नाम दिया ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब हर रूल का जो रूलर्स हैं वो इस तरह का कोशिश करते हैं कि ऐसा नरेशन, ऐसे नैरेटिव सेट किए जाएं जिससे कि उसका एग्जिस्टेंस सही लगे। तो जेम्स मिल ने अपने कॉलोनियल पीरियड को क्या कहा? ब्रिटिश इंडिया। जबकि पिछलों को कहा हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया। जबकि हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया का जैसी चीज कोई थी ही नहीं, ना हिंदू इंडिया था ना मुस्लिम इंडिया था। वो ठीक है, वो दूसरे स्टेट्स थे, उनका रूलर्स बदले हैं, तो वो सारी चीजें हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट। ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने भी एक हिस्ट्री का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। डॉक्टर ताराचंद के नेतृत्व में था वो एडिटर थे उसके। उसको 4 वॉल्यूम में लिखवाया गया। तो उस 4 वॉल्यूम के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट के जो हिस्ट्री है उसके अंदर इसी तरह से लिखा गया कि किस प्रकार से कि हमने ब्रिटिश से सत्ता हासिल की है, किस प्रकार से उनकी गुलामी से मुक्ति पाई है, और कैसे हमने 57 के रिवोल्ट से शुरू किया था। 57 के रिवोल्ट को जो सिपाही रिवोल्ट था उसको इन्होंने मास मूवमेंट के रूप में दिखाया है। तो मतलब ये कि हर जो आने सर, वाले जो एक स्टेट है। उत्सुकता यहाँ हाँ, पे और मेरी हम्म, हो रही है जानने की आपसे कि हम्म, जब हम थोड़ा टाइप की बात आप किए, तो हम्म, थोड़ी उत्सुकता मेरी ये है कि पीरियोडिसिटी को लेकर के हम्म, आप कैसे हिस्ट्री का टाइमलाइन निर्धारित करते हैं? क्योंकि जैसे कि कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, हम्म, हम्म, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हम्म, हिस्ट्री, हम्म, तो हम्म, कितना एंशिएंट एंशिएंट है, कितना मॉडर्न मॉडर्न है, कितना हम्म। मेडिवल मेडिवल है, इसका एक खास मतलब समय का निर्धारण आप थोड़ा बताएँगे? हाँ, तो इसके अंदर ना मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री एक्चुअली पीरियडाइजेशन है, किसमें कितना पीरियड को इंक्लूड किया जाए ये डिपेंड करता है हैपनिंग्स पर, इवेंट्स पर। हुँ, हुँ। फॉर एग्जांपल यदि हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम 1206 तक मानते हैं, तो 1206 तक मानते हैं तो इसका मतलब हम राइट फ्रॉम दी पैलियोलिथिक एज यानी कि पाषाण युग से लेकर के 1206 तक मानना, जो कि लाखों वर्ष है। लेकिन मेडिवल इंडिया को हमने माना 1206 से 1707, ये एक बहुत कम पीरियड है। और उसके बाद मॉडर्न इंडिया को हमने माना 1757 से 1947। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जिसमें रामायण और महाभारत की घटनाएँ किस काल में आएँगी? किस तो हिस्ट्री में आएँगे? ये प्राचीन का आएगा ना इसके अंदर। प्राचीन में ही चला जाए। मुझे तो लगता है कुछ हाँ, प्राचीन से भी तो पीछे की चीज़ नहीं है ये। नहीं आप नहीं, ऐसा होता है कि ये सारा रिलेटिव टर्म्स है, हुँ, ये हुँ। सब रिलेटिव टर्म्स हैं। अब जैसे आज ये बच्चे का आज एक हमने वाइवा लिया तो बच्चा बोल रहा था कंटेम्परेरी हिस्ट्री। हुँ, हुँ, अब हुँ, हुँ। कंटेम्परेरी हिस्ट्री 1940s के अंदर जो लिख रहा है उसके लिए वो इवेंट्स कंटेम्परेरी हैं, बिल्कुल। और हमारे लिए वो हिस्ट्री है, और हम उसको मॉडर्न बोलते हैं, और उसके बाद के इवेंट्स को हम पोस्ट मॉडर्न बोलने लगे हैं। तो अब ये तो हमारे उस रिलेटिव टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के अंदर नए डेवलपमेंट हुए यूरोप के अंदर, तो वो हुँ, जो हुँ। नए डेवलपमेंट थे उनको कहा गया कि ये रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है और नए हैं, एडवांस्ड हैं, और इससे पहले के सारे बैकवर्ड हैं। तो बैकवर्ड किस लिए कहा? क्योंकि हमें आगे का पता था। हम उस हुँ, समय अपने कंपैरिजन में उनको बैकवर्ड बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हुँ। एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस मूवमेंट की यदि हम बात करें तो इसकी मॉडरेट फेज है, एक्सट्रीमिस्ट फेज है, मास मूवमेंट की फेज है। अब एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स को मतलब जो पीछे चले गए 1885 से 1905 तक, उनको मॉडरेट बोल रहे हैं।
लेकिन सच माने तो यदि उस समय की को देखें तो आप ये पाओगे कि किस प्रकार से मॉडरेट्स कितने रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने सही मायने के अंदर ये देखो ना कि कैसे आइडिया के इर्द गिर्द कंसोलिडेट होने की बात की गई। उससे पहले तलवार के दम पर होता था, अब आइडिया के दम पर होने लगा, और माइटी ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करने की बात रखी, तो ये तो बड़ा रेवोल्यूशनरी था। लेकिन उसके बाद और ज्यादा चैलेंज हुआ तो उसके कंपैरिजन में हमें मॉडरेट लगने लगते हैं। इसी तरह से फिर मास मूवमेंट आ गया, मास मूवमेंट के सामने एक्सट्रीमिस्ट हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये सारा का सारा रिलेटिव टर्म्स है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, हम्म, बस आगे हम्म, एक 2 सवाल मैं करके इंटरैक्शन को क्लोज़ करूँगा। हम्म, सर, you have played a pivotal role in promoting history, हम्म, and from that perspective, I, as well as many of our viewers, हम्म, would like to know the future prospect of history as a career or from employment perspectives, क्योंकि हम्म, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक सत्य भी है कि आज हिस्ट्री मोर देन हिंदुस्तान में या हमारी यूनिवर्सिटीज में मैं समझता हूँ कि 150 से ज्यादा विषय हैं। तो हम्म, उन विषयों को मैं अगर कंपेयर करूं तो उसमें हिस्ट्री सबसे कम पढ़ी जाती है। हम्म, हुँ, तो इसके क्या कारण हैं? और अगर कोई आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूजी लेवल पे या पीएचडी लेवल पे या पीजी लेवल पे, तो उनका एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होने जा रहा है? इसको लेकर के एक बड़ा प्रश्न रहता है। सो नहीं, व्हाट वुड यू लाइक टू से और काउंसिल टू आवर बडिंग, आई मीन हिस्टोरियंस, हम्म। क्या आप देख रहे हैं इसका नहीं, फ्यूचर मैं प्रॉस्पेक्ट? आपसे थोड़ा इसमें डिफर करता हूँ। हिस्ट्री को कम नहीं पढ़ा जा रहा है। जहाँ के कहीं पर भी आप एडमिशन्स के डिमांड रेशो की बात करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो 70 सीट्स के लिए 1200 एप्लीकेशंस होती है। ओह! तो हाँ, ये हमारे उसका और इवन देन तब हैं जब हमारे डिफरेंट 20 कॉलेजेस के अंदर एमए हिस्ट्री है, फिर भी हमारे यहाँ इतनी डिमांड है उस चीज की। इसी इसी प्रकार से जब हमने डिस्टेंस एजुकेशन शुरू किया एमए हिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर 5000 के एप्लीकेंट्स थे जो उसके अंदर पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा हमारे डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर यदि हम देखते हैं तो हिस्ट्री के स्टूडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। एक तो ये बात की हिस्ट्री कम नहीं पढ़ी जा रही है, खूब पढ़ी जा रही है। हाँ, लेकिन अब नई जो यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं उसके अंदर हिस्ट्री को, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा की यदि हम बात करें तो कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो नई खुली, उनके अंदर हिस्ट्री डिपार्टमेंट शुरू नहीं किया गया। अब हाँ। शुरू नहीं किया गया तो बच्चे कैसे आएंगे? हुँ, हुँ। फॉर एग्जांपल गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, वहाँ वो शुरू नहीं किया गया। वो इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कई, उनके अंदर शुरू नहीं किया गया। तो वो दूसरी स्टेट लेवल पर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है। अदरवाइज जहाँ हिस्ट्री अवेलेबल है वहाँ बच्चे एडमिशन उसके अंदर लेते हैं, एक बात। दूसरी बात ये, हिस्ट्री की रेलिवेंस हमेशा बनी रहेगी और थी, है और बनी रहेगी। उसके रीजन क्या है? उसके रीजन ये है कि हम बिना अपने किसी भी फील्ड के अंदर, बिना अपने अतीत को, पास्ट की नॉलेज को जाने, हम कोई आगे कदम बढ़ा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल 40s 50s और 60s के अंदर जो स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, उसको समझे बिना 2020s के अंदर कोई स्पेस साइंटिस्ट काम नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको जरूरत इस बात की होती है कि समय के साथ साथ हिस्ट्री का जो सिलेबाई है, करिकुलम है, उसके लिए रिवीजन की जरूरत होती है। यदि आप उसको हम समय के अनुसार रिवाइज करते रहेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अपने डिपार्टमेंट में शुरू किया हुआ है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन प्री कॉलोनियल पीरियड। तो उसके अंदर हम सारा एंशियंट से लेके प्री कॉलोनियल पीरियड तक के सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसको स्टडी करवाते हैं। इसी प्रकार से आजकल नया फील्ड है एनवायरमेंटल हिस्ट्री का है। तो एनवायरमेंटल हिस्ट्री तो आजकल, क्योंकि एनवायरमेंट एक ग्लोबल कंसर्न है, इसलिए एनवायरमेंटल हिस्ट्री की बड़ी रेलेवेंस है। तो अब जरूरत इस बात की है कि हिस्ट्री का करिकुलम डिजाइन करते वक्त, और हिस्ट्री को हिस्ट्री ही नहीं, मैं सभी सब्जेक्ट की यदि बात करूं, जब तक उनको स्टेट की स्पॉन्सरशिप, स्टेट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो डेवलप नहीं कर सकते। क्योंकि प्राइवेट जो सेक्टर है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर उन्हीं कोर्सेज को देखता है जहां से पैसा आ जाए, इन्वेस्टमेंट उनका रिटर्न आ जाए। तो इसलिए जरूरी है इस बात को कि किन्हीं भी सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट स्पॉन्सरशिप की तो जरूरत है ही है।
हिस्ट्री अपनी रेलिवेंस नहीं खोएगी। रही बात इस चीज की, आपने कहा कि क्या करें बच्चे, अब अब बदले हुए समय के अनुसार आप ये पाओगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने अपने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, बहुत सारे जीके के इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं। तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक टीम की जरूरत होती है, और वो टीम होती है कंटेंट राइटर्स की। ये जो कंटेंट राइटिंग का काम है, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए आज एक नया फील्ड ओपन हुआ है। आप क्योंकि उनको जरूरत होती है कि भाई कंटेंट राइटिंग के लिए उनको एक टीम की जरूरत होती है पूरी की पूरी, तो वो एक फील्ड ओपन हुआ है। तो दूसरा टीचिंग का रहा है हमेशा ही। तीसरा ये है कि सपोज मान लीजिए एमबीए, आईआईएम्स चल रहे हैं, आईआईएम्स के अंदर बिजनेस के बारे में ज्यादा बताया जाता है, लेकिन यदि वहां पर भी हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस तरह जो हमारे यहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी में शुरू कर रखा है, हिस्ट्री एंड टूरिज्म, हेरिटेज मैनेजमेंट, इस तरह के जो कोर्सेज हमने शुरू किए हुए हैं, इसी तरह से रिवाइज किया जाएगा तो काफी निश्चित रूप रिलेवेंस। से हाँ हिस्ट्री की रेलिवेंस बनी रहेगी, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। एक्चुअली मेरा वही था कि हम्म। आजकल कोई भी विषय जो है वो तभी हम्म। पॉपुलर होते हैं जब उसमें रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ते हम्म। हैं। तो हम्म। वही था मेरा कि मतलब हिस्ट्री में रोजगार के अवसर क्या हैं, कैसे हैं? हम्म। तो हम्म। आपने बड़ा अच्छा उसका विश्लेषण किया हम्म। और हम्म। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो देख रहे होंगे, वो ज़रूर इससे बेनिफिटेड होंगे। तो हम्म। आगे हम बढ़ते हैं सर। हम्म। अ, चूँकि जो भी अतिथि हमसे जुड़ते हैं हॉल ऑफ फेम में, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि he or she must, forward a message of peace, that so that we could create a better world, of human, with better sense of harmony and coexistence. हम्म। तो पहले मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा इस बात पे प्रकाश डालें कि क्यों आज हमारी धरती इतनी अशांत हो चुकी है, और शांति के लिए उसके 3 समाधान आप क्या देना चाहेंगे? और साथ में आप शांति हम्म। संदेश भी दें सर। जी। मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने भी बोलता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्या हम वास्तव में सिविलाइज्ड हैं, हुँ, क्योंकि हमने छोड़ करके ह्यूमन बीइंग को कोई भी दूसरे जीव इस तरह से नहीं लड़ते हैं जिस तरह से हम ऑर्गेनाइज्ड वे में लड़ रहे हैं। हुँ, फॉर एग्जांपल, दो नेशंस के जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, राइट। लेकिन उनके आपस के जो चीजें मनमुटाव हैं या उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो दो देशों को युद्ध में धकेल देते हैं। हुँ, और मेरा मानना तो इसके लिए यही है कि ये वास्तव में एक तरह के आज के कोई पॉलिटिकल वॉर्स नहीं है, ये हुँ, सारे के सारे ट्रेड वॉर्स, हुँ, सभी के पीछे ट्रेड का कंसर्न है। सभी कोई किसी भी जगह पर आप उठा करके देख लीजिए, सबका वही कंसर्न है कि ट्रेड या इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कैसे किया जाए, या जो ऑर्डिनेंस जो अपने पास आर्म्स इंडस्ट्री है उसको कैसे प्रमोशन किया जाए। इस तरह की सारी चीजें मुझे नजर आती हैं। और रही बात इस चीज की अ, कैसे पॉसिबल है, तो मेरा एक बड़ा एक एनवायरनमेंट के को बनाए रखने के लिए या इस तरह की चीजों को रोकने के लिए मेरा एक बड़ा एक सजेशन होता है, जो शायद ऑड लगे आप लोगों को। वो ये कि हम सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में मिनिमाइज करना चाहिए अपने एक्सपेंसेस को। यदि मिनिमाइज करें, में एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करेंगे तो जो उनकी जो डिमांड है उसको वो कम कर पाएंगे। वो कम कर पाएंगे तो अननेसेसरीली हम किसी होड़ में नहीं पड़ते हैं, और वो इस सारे के सारे को हासिल करने के लिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है हमारी डिमांड से, उसका सारा झगड़ा है। यदि हम उस चीज को हम अवॉइड कर पाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि अननेसेसरी पहले प्रोडक्ट बना दिया जाता है, फिर उसकी क्लाइंटेज तैयार की जाती है, फिर उसका मार्केट तैयार किया जाता है, फिर उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसके लिए झगड़े होते हैं तरह तरह के। तो मेरा मतलब ये है कि भाई एनवायरनमेंट को यदि सेफ रखना है, यदि हमें ये जो गला काट कंपटीशन है प्रोडक्शन की,
उसको करना, तो हमें मिनिमाइज, हर व्यक्ति को अपना मिनिमाइज करना चाहिए अपने खर्चों को। उससे क्या होगा, वो उसकी अर्निंग भी होगी एक तरह से। उससे क्या होगा कि वो अननेसेसरी डिमांड क्रिएट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपको ऐड मिलेगी, ये टॉयलेट क्लीनिंग के लिए है, ये वॉशरूम के लिए है, ये आपके नहाने के लिए है, ये सिर के बालों के लिए है, ये आपके वैसे बॉडी के लिए है। हर चीज का प्रोडक्ट बना दिया। क्या मतलब, क्या ऐसा होता था पहले? बिल्कुल। मतलब आपको ऐसे ही नेचर के अंदर, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे वो हमारा सोशल वर्ल्ड है, उसके अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं। उन डाइवर्सिटीज को हमें रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। यदि हम उन डाइवर्सिटीज को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो डिसकंटेंट होगा ही होगा, और ये डिसकंटेंट अवेयरनेस के साथ साथ और ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप के अंदर उतने ही इलाके के अंदर जितना भारत का एरिया है, उतने इलाके में कई देश हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? वो डाइवर्सिटी से और ज्यादा अवेयर होकर के उन्होंने अपने नाम से देश बना लिया है। ये तो इसलिए यदि हम नहीं देंगे इसको, मैं दो तरह से देखता हूँ। एक होता है कल्चरल नेशनलिज्म, और दूसरा होता है सिविक नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म के अंदर हम किसी एक कल्चर को हम लेकर के चलते हैं, और उसको डोमिनेट करता है वो सब जगह, सब के ऊपर। और सिविक नेशनलिज्म के अंदर हम सिविक कम्युनिटीज को लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल, सैनिटेशन है, वाटर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। ये सारे के सारे सिविक ऐसी चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द यदि हम कंसोलिडेट करेंगे लोगों को, तो वो सब की जरूरतें हैं और वो उसके साथ जुड़ पाएंगे। ऐसे ही हम मान लीजिए किसी पर्टिकुलर किसी एक कल्चर के साथ एफिलिएट करें तो सब नहीं जुड़ पाते हैं उसके साथ। तो ये जो नए अर्बन सेंटर्स हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ये सारे के सारे सिविक कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, सिविक कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जरूरी है वर्ल्ड ओवर कि हम ज्यादा से ज्यादा सिविक कम्युनिटीज, सिविक रिक्वायरमेंट्स हैं, और उनको ज्यादा एम्फेसाइज करें, ताकि हम एक दूसरे को कोएग्जिस्ट, उसके अस्तित्व को स्वीकार कर पाए। बहुत अच्छा, वेरी थॉटफुल ऑफ यू सर। बहुत ही अच्छा लगा, काफी व्यापक और काफी विविधता भी थी आपकी हर बातों में। और आज आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और आपके सराहनीय शैक्षणिक कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक एकेडमिशियन। और थैंक यू इस सर। अवार्ड को सहर्ष स्वीकार करने के लिए मैं अपनी टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपके इस उपलब्धि पर आपको ढेरों बधाई देना चाहूंगा सर। नमस्कार। और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप हमसे जुड़े रहें। इट्स ऑलवेज अ डिलाइट टॉकिंग टू यू सर। और आज आप हमसे जुड़े उसके लिए पुनः आपको विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मैं लाइफ एक्सप्रेस की सारी टीम को, आपको और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना एक ये मंच दिया है जिससे कि मैं अपनी बातें रख पाया और ये बातें लोगों तक जाएं। मैं इस चीज का लिए बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका। नमस्कार। थैंक यू। LXP Award of Iconic Academician is proudly presented to Professor Dr. Javid S. Dhankar for his exemplary contributions to Indian academia and modern Indian and world history on 5th November 2024. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के आई के सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता का, ट्रेडिशनल बिलीफ का वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए सीखा था
वो था खुशी। और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है ग। अब आप सोच रहे होंगे कि ग से क्या हो सकता है। ग से जिस मानव मूल्य का मैंने चयन किया है वो है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का भाव दुनिया के किसी भी भाषा या संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है सिवाय भारत के। और यही कारण है कि गर्भ संस्कार का अनुवाद या ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में आप नहीं पाएंगे। वैसे तो इंग्लिश में गर्भ संस्कार को यूजेनिक्स कह दिया जाता है, लेकिन जो भाव संस्कृत में है वो भाव उसमें इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में यूजेनिक्स इज अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विच आर एम्ड एट improving the genetic quality of human population through selective or controlled breeding। गर्भ संस्कार मूल रूप से एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गर्भ में संस्कार या गर्भ में शिक्षा। ऐसी मान्यता है कि गर्भ धारण करते ही बच्चे का व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विकसित होना शुरू हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था में गर्भ संस्कार के तहत माता पिता से ये अपेक्षा की जाती है कि वे सकारात्मक और तनाव मुक्त रहें ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर अच्छा प्रभाव पड़े और एक दैवी प्रजाति के रूप में उसकी उत्पत्ति हो और समाज के लिए वो कल्याणकारी कार्य कर सके। ऐसे में माता और पिता से ये उम्मीद की जाती है कि वे अच्छा सोचें, अच्छा देखें और अच्छा करें। साथ ही योग एवं मेडिटेशन करें, फिर संतुलित आहार लें, रचनात्मक कार्य करें। गर्भ संस्कार के इस छोटे विश्लेषण के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एक भारतीय परंपरा के वैज्ञानिक कारण की ओर। और आज हम समझेंगे कि गुरु पूर्णिमा के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं अकॉर्डिंग टू केवी सिंह। आषाढ़ मास में जो पूर्णिमा आती है उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा यूँ तो हर मास ही आती है, पर आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन आकाश में ग्रहों की जो स्थिति बनती है उस समय बृहस्पति यानी गुरु ग्रह जुपिटर के तत्व दूसरी अन्य पूर्णिमाओं की अपेक्षा सबसे अधिक विद्यमान होते हैं। इस कारण इस दिन गुरु का आशीर्वाद तथा कृपा हमें कई गुना अधिक प्राप्त हो सकती है। अतः इस अवसर पर शिष्य गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके उनके आशीर्वाद को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। यही है इसका विज्ञान। यहाँ गुरु का अर्थ विद्या पढ़ाने वाले स्कूल या कॉलेज के प्राध्यापक से नहीं है, क्योंकि वे तो केवल शिक्षक हैं, शुद्ध रूप से गुरु नहीं। गुरु का अर्थ उस आध्यात्मिक व्यक्ति विशेष से है जो ब्रह्म को जानता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। इसलिए केवल भगवा वस्त्र पहनने वालों को या लंबी दाढ़ी रखने वालों को गुरु की संज्ञा नहीं दे सकते। उन्हें हम केवल आध्यात्मिक बातें करने वाले बुद्धिजीवी तो कह सकते हैं, पर गुरु नहीं। भारतीय दर्शन के अनुसार सच तो यह है कि गुरु को ढूंढा नहीं जाता, अपितु जब आप शिष्य बनने योग्य हो जाएंगे और अध्यात्म की यात्रा के लिए तैयार होंगे, तब गुरु आपको ढूंढता हुआ स्वयं आपके पास आ जाएगा। पर ऐसा होने के लिए कई जन्मों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गुरु ढूंढने से नहीं मिलते, कारण गुरु तत्व सूक्ष्मतम है। अध्यात्म में
शिष्य गुरु को धारण नहीं करता, अपितु गुरु ही शिष्य को चुनते हैं, आगे का मार्ग बताते हैं। भविष्य में कौन उनका शिष्य होगा, यह एक सच्चे गुरु को पहले से ही ज्ञात होता है। गुरु कृपा बिना गुरु प्राप्ति नहीं होती है। एक आश्चर्य की बात यह है कि आज 3 युगों की तुलना में कलयुग में गुरु प्राप्ति व गुरु कृपा प्राप्त करना कठिन नहीं है। बस आप में इस प्राप्ति के लिए सच्ची लगन होनी चाहिए। गुरु एक दिन आपके उद्धार के लिए आपके द्वार पर होंगे। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, और आज जो मैं आह्वान करने जा रहा हूं वो संस्कार को लेकर है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी संस्कार को लेकर के अपने ह्यूमन वैल्यू में मैंने बात किया था। 1 महीने पहले मुझे याद है एक एनजीओ से 5 लोग मुझसे मिलने मेरे विश्वविद्यालय में आए थे, और उनका पहला प्रश्न था कि आपके बच्चे कैसे हैं, यानी आपके यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं। मैंने उनसे कहा कि आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझसे एक और प्रश्न करें। और मैंने उनसे यही कहा कि आप मुझे ये प्रश्न करें कि उन बच्चों के माता पिता कैसे हैं। मेरे ऐसा कहते ही उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराया और कहा कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। दोस्तों, मैं इन बातों की गहराई में अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि आज के पेरेंट्स को पेरेंटिंग स्किल्स सीखनी होगी और अपने आप को एक आदर्श माता पिता के रूप में स्थापित करना होगा, जो कि अमूमन नहीं देखा जाता है। इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे किसी और एपिसोड में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, दिसंबर तक हम एवरी मंडे हर सोमवार को मिलेंगे, और ऐसा मैं अपने कई सम्मानित सब्सक्राइबर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। यदि आपकी मांग होगी तो मैं फिर से लाइफ एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहूँगा, लेकिन अभी नहीं, जनवरी से। तो मिलते हैं अगले सोमवार को, यानी 18 नवंबर को। टिल देन, एन्जॉय योर टाइम मीनिंगफुली, और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।